आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के चुनाव में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है और इतना कम समय होने के बावजूद अब तक किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं किया, जबकि पहले चरण के चुनाव का नामांकन तारीख भी शुरू हो चुका है, कई एक दिन बीत भी चुका है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू है और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 19 मार्च से ही पहले चरण की नामांकन की तिथि शुरू हो गया था। लेकिन अब भी किसी भी पार्टी के किसी भी नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है और यह इस बात को दर्शाता है कि इस बार हर एक राजनीतिक दल इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने आप के ऊपर एक बड़ा दबाव महसूस कर रहा है और यही कारण है कि अब तक किसी भी पार्टी के किसी भी नेताओं ने किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। और नामांकन तो छोड़िए, बहुत से ऐसे क्षेत्र है वहां जहां पर अभी सीट का भी बंटवारा नहीं हुआ है ढंग से। लेकिन इन सब स्थितियों के बीच में कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी किया और अपने इस 5वें सूची में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को चौंका दिया है और दोनों ही तरीके से नाम काट कर भी चौंकाया है और नए प्रत्याशियों का ऐलान करके भी चौंकाया है। नाम कटने वालों में जो सबसे बड़ा नाम है वह पीलीभीत से जिनका नाम कटा है वरुण गांधी का, वह है एक बड़ा चेहरा, गांधी खानदान का रस्मो चिराग, जिसको इस बात का अहंकार हो गया था कि वह क्योंकि गांधी खानदान से आते हैं इसलिए उनका मनमर्जी चलेगा भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गांधी खानदान के उस चिराग को उनका हैसियत दिखाया है और इस बार उनका पत्ता कट गया है। इस बार उनको चुनाव में उम्मीदवार ही नहीं मिला है, उनका टिकट कट गया। यह सबसे बड़ा नाम है परसेप्शन के दृष्टि से, ऐसे राजनीतिक हैसियत की दृष्टि से नहीं है, लेकिन जो एक परसेप्शन है गांधी परिवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मेनका गांधी को लाया ही इसीलिए गया था कि जो एक गांधी नाम का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस तरीके से पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी हर एक मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर उल्टा अपने ही पार्टी के ऊपर हमला करते थे, अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते थे और अपने पार्टी को तो करते ही करते थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने 2022 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी बड़ा संकट खड़ा किया था और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया है और अब उनके जगह से जो इस समय उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट में मंत्री है जितिन प्रसाद, जो कि दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आया था, उस जितिन प्रसाद जी को टिकट दिया गया है। अब पीलीभीत से यानी वरुण गांधी के संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जितिन प्रसाद जी लड़ेंगे। वहीं बिहार से भी कई एक लोगों का टिकट कटा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर से अश्विनी चौबे जी का टिकट काट के इस बार श्री मिथिलेश तिवारी जी को टिकट दिया गया है। इसी प्रकार से झारखंड में भी उन सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया जिन पे पहले से ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जिसमें दुमका जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है सीट है, वहां से अभी 2-3 दिन पहले जो हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन थी, जो जेएमएम की सदस्यता छोड़कर पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई थी, उनको पहले प्रत्याशी को हटाकर उनके जगह पे सीता सोरेन जी को टिकट दिया गया है दुमका से। इसी तरीके से जो सीट इस बार जिन नए लोगों को टिकट मिला है उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वह मेरठ से अरुण गोविल जी का। अरुण गोविल जिनका पहचान टीवी सीरियल के राम के रूप में है, देश का जनता या जो धरती पे रहने वाले जितने भी सनातनी हिंदू है सभी उनका सम्मान प्रभु श्री राम के स्वरूप में ही करते हैं। लोगों के अंदर ऐसा भावना बन गया उनके प्रति कि अगर अरुण गोविल जी कहीं मिल जाए तो उनको लगता है कि हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम मिल गए हैं। इस तरीके का भावना बन गया है उन लोगों के अंदर। उस अरुण गोविल जी को भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से इस बार प्रत्याशी बनाया है। अपने 3 बार से लगातार जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल जी का टिकट काटकर अरुण गोविल जी को दिया गया है। राजेंद्र अग्रवाल जी
मेरठ से लगातार 2009 से चुनाव जीत रहे हैं। 2009 में भी उन्होंने जीता, 2014 में भी जीता और 2019 में भी जीता। लेकिन 2024 में राजेंद्र अग्रवाल जी के बदले भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल जी को टिकट दिया है, जो कि एक चौंकाने वाला नाम है। वहीं दूसरा जो चौंकाने वाला नाम है और बड़ा नाम है, वह भी फिल्म जगत से ही है, बॉलीवुड से ही है, बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत जी को। हाँ, कंगना रनौत जी को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कंगना रनौत जी ने बयानबाजी किया, जिस तरीके से उनका हर एक विषय के ऊपर वक्तव्य आता था, जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बॉलीवुड में जो हिंदू द्रोही मानसिकता के लोग हैं उनका विरोध किया, इस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है, परिवारवाद, उनके ऊपर हमला किया। शायद उन्हीं सब चीजों का इनाम कंगना रनौत जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, क्योंकि कहीं न कहीं कंगना रनौत जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निशाना है, जो उनका हमला होता है, वो एक ही चीज के खिलाफ होता है, परिवारवाद। राजनीति में जो परिवारवाद है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी, और बॉलीवुड में जो परिवारवादी व्यवस्था था उसके खिलाफ कंगना रनौत जी ने खुलकर बोली थी। और खास करके तब बोली थी जब सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड के कुछ दलालों ने, भांडों ने और महाराष्ट्र के कुछ राजनीतिक दलालों ने मिलकर बड़े ही षड्यंत्र पूर्वक उनका हत्या किया। उनके खिलाफ भी कंगना रनौत जी ने खुलकर बोली थी। जबकि उस समय बाकी जितने भी बॉलीवुड के भांड हैं, चाहे वो अपने आप को सदी का महानायक कहने वाले या फिर भारत के सुपरस्टार कहलाने वाले लोग, जो खान गैंग है, किसी भी व्यक्ति ने सुशांत सिंह राजपूत जी के ऊपर उनके मौत के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था। वहीं कंगना रनौत जी ने खुलकर अपनी बातें रखी थी। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने हमेशा हर जगह पे भारत के सभ्यता और संस्कृति को लेकर मुखर रूप से आवाज उठाई है, इन सब चीजों को देखकर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इनको प्रत्याशी बनाएगा या फिर यह भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना राजनीतिक शुरुआत करेंगी, और वही हुआ है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो इन सभी लोगों से भी एक बड़ा नाम है, जी हाँ, यह देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा नाम है। ऐसे उनका कोई पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और ना ही वो कोई सुपरस्टार है। इस सब के बावजूद वह एक बड़ा नाम है और उनके नामों को देखकर देश के लोगों ने चौंक गया है और देश के लोग इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का भी काम करता है। दरअसल आप सभी को संदेश खाली तो याद होगा, जी हाँ, वही पश्चिम बंगाल की संदेश खाली, जिस संदेश खाली में एक महिला मुख्यमंत्री से पार्टी के नेताओं ने, उनके बहुत करीबी नेताओं ने, शाहजहां शेख, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार जैसे लोगों ने, जो कहीं न कहीं ममता बनर्जी के आसपास के लोग हैं, उनके आसपास में बैठने वाले लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर जिस तरीके से संदेश खाली के उन गरीब दलित महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया कई एक सालों से करता आ रहा था, जिस तरीके से संदेश खाली में रहने वाले लोगों के घरों से उनके बेटियों को, उनके बहुओं को, उनके महिलाओं को जबरन टीएमसी के नेता, सत्ताधारी दल के नेता उठाकर अपने पार्टी ऑफिस ले जाता था और तब तक उनके साथ दुर्व्यवहार करता था जब तक उनका मन न भर जाए, और विरोध करने पे उनका जमीन, उनका घर, उनका परिवार सब चीज छीन लेता था, उनके परिवार के लोगों को मारता था। शायद इस तरीके का घिनौना कुकर्म और इस तरीके का अत्याचार आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल के सरकारों में या देश के किसी भी कोने में नहीं घटा होगा। इस तरीके का घिनौना अपराध महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य पश्चिम बंगाल और महिला सांसद शासित लोकसभा क्षेत्र बसीरहाट के इस छोटे से गांव संदेश खाली में हो रहा था। संदेश खाली बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और उस बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में टीएमसी के नुसरत जहां, जो कि बांग्ला फिल्म अभिनेत्री है, वह सांसद हैं, और एक महिला सांसद और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी अगर उनके क्षेत्र के महिलाओं का इस तरीके का दुर्दशा था तो यह शर्मनाक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसी बसीरहाट सीट से जो प्रत्याशी चुना है, उस प्रत्याशी के नामों ने सबको चौंकाया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बसीरहाट सीट से
2024 में अपना लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी संदेश खाली के उन हजारों पीड़ित महिलाओं के बीच से ही एक महिला रेखा पात्रा को बनाया, जिस रेखा पात्रा ने उन हजारों महिला के दर्द को देश और दुनिया के सामने लाने का काम किया, हिम्मत दिखाने का काम किया। ऐसे राक्षस, शाहजहां शेख जैसे राक्षस और शिबू हाजरा और उत्तम सरदार जैसे नर पिशाचों के डर भय को त्याग कर जिस तरीके से रेखा पात्रा जी ने उन हजारों महिला को दुख दर्द को लोगों के सामने लाया, जिससे पूरे देश के लोगों ने उनके दर्द को जाना, उनको दर्द को समझा और उन दरिंदों को सजा दिलाने का मांग किया। उस रेखा पात्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखिए, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सोच के बीच का अंतर देखिए कि टीएमसी ने इस बार नुसरत जहां को तो टिकट नहीं दिया है, लेकिन बसीरहाट सीट से हाजी नूरुल इस्लाम इसको प्रत्याशी बनाई है ममता बनर्जी ने। अब समझिए कि हाजी नूरुल इस्लाम क्या शाहजहां शेख को नहीं जानता था? क्या शाहजहां शेख हाजी नूरुल इस्लाम को नहीं जानता था? दोनों ही एक दूसरे को जानता होगा? ये तो संभव ही नहीं है कि जो शाहजहां शेख ममता बनर्जी के बिल्कुल करीब की कुर्सी पर बैठता था, एकदम पास का संबंध था, जो टीएमसी पार्टी को इतने मोटे तौर पे फंड देता था, उसे हाजी नूरुल इस्लाम नहीं जानते थे। हाजी नूरुल इस्लाम के प्रत्याशी बनने से उन संदेश खाली के महिलाओं के अंदर का वो भय खत्म होगा क्या? क्या हाजी नूरुल इस्लाम उनको न्याय दिलवा पाएंगे? नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उन्हीं महिलाओं के बीच से एक ऐसी महिला को आगे लाने का काम किया है, जो अगर संसद में पहुंच जाती है तो अपने साथ हुए हुए उन अत्याचारों को वह देश के संसद के जरिए देश और दुनिया को बता पाएंगी। किस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री शासित राज्य में महिलाओं का स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी का यह उम्मीदवार पूरे टीएमसी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। ऐसे भी जब से पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मामला खुलकर आया, तभी से ममता बनर्जी को न जाने क्या क्या ड्रामा और नौटंकी करना पड़ रहा है। कभी सर फोड़ ले रही हैं तो कभी कुछ कर रही हैं। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी अपना पैर तोड़ ली थी। यानी कि ममता बनर्जी को भी पता है कि 15 सालों में जिस तरीके का उन्होंने शासन व्यवस्था पश्चिम बंगाल में चलाया है, जिस तरीके का अराजकता और गुंडागर्दी उनके समर्थक और उनके नेताओं ने किया है, जिस तरीके से लोगों के हक के पैसों को लूटा है, इन सब कुकर्मों के बाद ममता बनर्जी को सीधे तरीके से वोट तो जनता नहीं देगा। इसलिए ममता बनर्जी इस तरीके का नौटंकी करके लोगों के इमोशन से खेलने का प्रयास करती है, उन्हें इमोशनली अट्रैक्ट करती है अपने, जिससे लोग उनको वोट दे और वह सत्ता में बनी रहे। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद एक और नाम है पश्चिम बंगाल से ही, जो ममता बनर्जी के लिए सिर दर्द बनने वाला है, और वह है तामलुक लोकसभा सीट से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। जी हाँ, यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस हैं और इन्होंने अभी पिछले महीनों ही इस्तीफा दिया है। इसी महीने 5 मार्च को इस्तीफा दिया है और 7 मार्च को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। और किस लिए किया था? क्योंकि अभिजीत गंगोपाध्याय को बार टीएमसी और उनके नेता इस बात को चुनौती दे रहा था कि अगर हिम्मत है तो मैदान में आकर चुनाव लड़ो। और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफे के वक्त कहा भी था कि मैं इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो टीएमसी के लोग और नेता जो बार मुझे चुनौती दे रहा है, मैं उनके चुनौती को स्वीकार करके उन्हें यह साबित करके दिखा सकूं कि तुम अगर नेता हो तो ऐसा नहीं कि समाज सिर्फ तुम्हें जानता है या तुम्हारे कुकर्म को नहीं जानता है। अभिजीत गंगोपाध्याय का चुनाव लड़ना और सांसद बन के संसद में जाना ममता बनर्जी के शासनकाल के उन काले कारनामों को देश के सामने लाएगा जिनको अब तक इस देश का दलाल मीडिया छुपा कर रखा हुआ था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो 5वां लिस्ट है, यह बहुत ही खास है। इनमें ऐसे लोगों को जगह दिया गया है जो वाकई अच्छे काम करेंगे। जहां तक बॉलीवुड के लोगों का सवाल है तो उनका थोड़ा अलग व्यवहार होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो पहले वाले जैसे थे अब वाले भी वैसे ही होंगे। ये तो जब वो चुन के आएंगे, उनका क्या एक्टिविटी रहता है लोकसभा में,
जनता के प्रति वो क्या करती है, उसके बाद ही इस बात को तय किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो 5वां सूची है वो अच्छा सूची है। हर एक चीज को देखकर, सोचकर, समझकर इन्होंने प्रत्याशी तय किया है। अरुण गोविल जी भी अगर मेरठ से उनको दिया है तो मेरठ के ही वो वासी है, उनका जन्म भी मेरठ में ही हुआ था और वो जाति से भी अग्रवाल ही है। अरुण गोविल जी भी अग्रवाल ही हैं और पहले से जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, निश्चित तौर पे उनका समर्थन भी इनको होगा, क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल जी पिछले 3 टर्म के सांसद थे और शायद इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा होगा कि इस बार आप किसी नए को मौका देने दीजिए और आप उनका समर्थन कीजिए, और ऐसा होगा भी। और अरुण गोविल जी चुनाव जीत भी जाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।